हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। हमारे संविधान में जितने भी अभी तक संशोधन या फिर अमेंडमेंट्स हुए हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। अब सारे के सारे डिस्कस करना आज के इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट वाले, जो अभी तक के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जितने भी हुए हैं, उन सभी के बारे में एक एक दो दो पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को मैं यहाँ पे डिस्कस करने का ट्राई करूंगा। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, पीछे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, हमारा टॉपिक रहेगा आज का क्या, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके बारे में कुछ फैक्ट्स या डिस्क्रिप्शन, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब इसको इन्फोर्स किया गया था, हमारे प्रियम्बल क्या है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होंगी उनको मैं यहाँ पे बताने का ट्राई करता हूँ। सबसे पहले फैक्ट देखो, डेट ऑफ एडॉप्शन, हमारे संविधान को एडॉप्ट कब किया गया था, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है आपको। तो एडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ओके, 26 ऑफ नवंबर 1949 वो डेट थी जब हमारे संविधान को यहाँ पे एडॉप्ट किया गया था। लेकिन इस दिन ये इन्फोर्समेंट इसका नहीं किया गया था। इसको प्रभाव में कब लाया गया था, 26 जनवरी 1950 को इसको प्रभाव में लाया गया था। इसके बाद हमारी प्रेम्बल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। कोई बुक आप पढ़ते हो तो बुक की स्टार्टिंग का जो कवर होता है, जहाँ पे उसके बारे में लिखा गया होता है कि इस बुक में क्या क्या होगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसके प्रस्तावना कहलाती है बेसिकली। तो सेम यहाँ पे हमारे संविधान एक बुक है जिसके हिसाब से हमारा देश चलता है, तो उसकी भी एक प्रस्तावना है, दैट इज कॉल्ड प्रियम्बल। अब ये प्रियम्बल वैसे तो हर भारतीय नागरिक को पता होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रियम्बल पूरी नहीं भी पता है तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता रहने चाहिए, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। इन वर्ड्स को आपको जानना है, इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको जानना जरूर चाहिए। तो जो हमारी प्रियम्बल है वो किस इस प्रकार से है, जो आपके सामने लिखी हुई है, that is we the people of India having solemnly resolved to constitution of India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, that is social economical and political liberty of thought expressions belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity to the nations। इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन आर प्रेम्बल या फिर हैज़ बीन यूज्ड इन आर प्रेम्बल। तो आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए। सबसे पहले सोवरिन, जिसको बोलते हैं अखंड भारत, अखंडता, सोशलिस्ट समाजवाद, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, 5 वर्ड्स ये वाले हो गए। देन जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में यूज़ किए गए हैं। इनमें से जो बात के वर्ड्स हैं ये सारे के सारे किसी संशोधन के तहत, या जैसे सेक्युलर है ये भी पहले मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में अमेंडमेंट के तहत लाया गया था, ऐसे ये लेके आए गए थे। तो ये अभी आपको आगे बताऊंगा कि कौन से अमेंडमेंट में कौन सा लाया गया था। ओके, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे संविधान में यूज़ किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए लेंथ की बात करते हैं। तो लेंथ क्या है हमारे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लेंथ है अभी वर्तमान में, ये सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहली बात। ओके, इसमें 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। फ्रेमवर्क की बात करोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फॉर अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जो हमारा संविधान है ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फेडरल संविधान की बात करता है। अब ये फेडरल संविधान या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कोई ऐसा देश जहाँ पे, जैसे आपको हमारा देश दिखता होगा, हमारा देश पूरा ये है, इसके अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं और हर स्टेट की अपनी अपनी एक गवर्नमेंट है। तो हमारे देश में जो भी पावर्स दी गई हैं उन पावर्स को डिवाइड किया जाता है 2 तरीके से। और वो पावर्स कहाँ कहाँ डिवाइड होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट में भी डिवाइड होती हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे केवल स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिस पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन पे दोनों के दोनों मिलकर के वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, जो हमारे संविधान में प्रोवाइड कराता है। बेसिकली यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स वर्तमान में है। राइट टू इक्वालिटी, देन राइट टू फ्रीडम, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके तहत 5 रिट्स आपको जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे संविधान में बात की गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे अब आगे बढ़ोगे
तो आगे और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसके बाद बात की जाती है डीपीएसपी की, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्यों को ये बोला जाता है कि आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने नागरिकों के लिए ये सारे के सारे काम करोगे। अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो आप लोग ध्यान रखना, वहाँ पे केस नहीं कर सकते हो, बस उनके लिए एक दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट की बात करते हैं। सर्वोच्च जो पोस्ट हमारे देश की, भारत का पहला नागरिक होता ही कौन है, प्रेसिडेंट होता है। ओके, आर्टिकल 52 में है। उसके बाद हमें प्राइम मिनिस्टर की बात की जाती है, जो कि पॉलिटिकल हेड, गवर्नमेंट का जो हेड रहेगा दैट इज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन स्टेट का जो हेड रहेगा दैट इज प्रेसिडेंट रहेगा। ओके, तो ये सारी की सारी बात यहाँ पे की जाती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे पार्लियामेंट की बात की जाती है। पार्लियामेंट के तीन तीन चीज़ों से मिलकर पार्लियामेंट बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और हमारा प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिला करके एक स्कूल बनेगा बेसिकली। उस स्कूल को क्या बोलेंगे हम लोग, पार्लियामेंट बोलेंगे। ओके, वहाँ पे दो कक्षाएं कौन कौन सी रहेंगी आपकी, लोकसभा, राज्यसभा, उनका प्रेसिडेंट कौन रहेगा, उनका प्रधानाचार्य रहेगा। आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हो। उसके बाद जुडिशरी है। फिर यहाँ पे अमेंडमेंट्स की बात की गई, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात की गई, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं आगे देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अमेंडमेंट्स की, जो हमारा टॉपिक है। अभी तक मैंने आपको बताया जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है संविधान से, वहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे अमेंडमेंट्स की, जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पहले अमेंडमेंट की बात करेंगे। कोई भी चीज़ जब पहली बार होती है तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे भी जो हमारा संविधान है उसका पहला अमेंडमेंट आपके लिए क्या रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और पहला अमेंडमेंट जो किया गया था संविधान लागू होने के बाद, वो किया गया था 1951 में। ओके, फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज इन 1951। क्या किया गया था इसमें, नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया गया था। और नाइन्थ शेड्यूल क्या बोलती है, विच एग्जेम्प्टेड सर्टेन लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। सबसे पहला ही अमेंडमेंट किया गया 1951 में, और इसके तहत नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया गया, जिसमें ये बोला गया कि इसमें कुछ लॉज हैं जिनको जुडिशियल रिव्यू से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। इन पे दोबारा से जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे बात की गई। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वन है दैट इज सेवन्थ शेड्यूल। सारी नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको ही बताने का ट्राई कर रहा हूँ। सेवन्थ शेड्यूल, सेवन्थ अमेंडमेंट ये लाया गया था आपका 1956 में, 1956 में। और यहाँ पे क्या किया गया, रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि भाषाई आधार पे जो स्टेट्स हैं उनको क्या किया गया था, यहाँ पे दोबारा से संगठित किया गया था, उनको रिकॉग्नाइज किया गया था। उसके बाद 26th अमेंडमेंट्स को देखेंगे हम लोग, दैट वाज डन इन 1971। उसके बाद 1971 का 26 शेड्यूल, 26th अमेंडमेंट, इसमें क्या किया गया, लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से अमेंडमेंट के तहत जो वोटिंग एज थी, जो वोट देने का अधिकार था, वोट देने की जो एज थी, जो पहले 21 हुआ करती थी, वहाँ से उसको डाउन करके 18 कर दिया गया। तो आप लोग बताएंगे 26th अमेंडमेंट, जो कि किया गया 1971 में। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 42nd एंड 44th अमेंडमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, कि क्योंकि इन दोनों के तहत जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आए थे 42nd एंड 44th, इनमें क्या किए गए, काफ़ी सारे चेंजेस या काफ़ी सारे एडिशन सब्सट्रैक्शन हमारे संविधान में किए गए थे। ओके, तो जब आप 42nd अमेंडमेंट की बात करते हो तो दैट वाज डन इन 1976 एंड 44th वाज इन 1978। 42nd में काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि पहले हमारे संविधान में नहीं थी, फंडामेंटल राइट्स थे, और ये भी था कि राज्यों को आपके लिए, नागरिकों के लिए क्या क्या करना है, उनके लिए ड्यूटीज थी। लेकिन नागरिकों के कर्तव्य इसमें पहले नहीं जोड़े गए थे, बाद में जोड़े गए 42nd अमेंडमेंट, जो कि 1976 में आया, जिसमें हर नागरिक के लिए वहां पे कुछ मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिनको बोला गया कि आपके लिए, आपके देश के प्रति ये सारे के सारे कर्तव्य हैं जो आपको निभाने जरूर चाहिए। पार्ट नंबर 4A में ये बात की गई है। ठीक है, पार्ट 4 बताता है आपका किसके बारे में, पार्ट 4 बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A बताता है किसके बारे में, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। 44th 1978, अगेन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मेड इट मोर डिफिकल्ट टू चैलेंज द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। राज्य में इसके कुछ टाइम पहले ही क्या लगी थी, यहाँ पे 2 बार क्या लग चुकी थी, इमरजेंसी हमारे देश में लग चुकी थी। तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट आके अपनी मनमानी ना करे, और मतलब वो अपनी मर्जी से कभी भी आके इमरजेंसी ना लगा दे, इतना इजी ना हो उनके लिए कि उनका रात में मन किया सुबह आके इमरजेंसी लगा दी। तो इस चीज़ से बचाने के लिए क्या किया गया, इसके तहत थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया प्रोसेस को, कि गवर्नमेंट को थोड़ा डिफिकल्टी हो कि वो इमरजेंसी एकदम से अलाउ कर सके वहाँ पे। ओके, तो मेड इट मोर डिफिकल्ट टू चैलेंज द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है इमरजेंसी लगाने की, उसको चैलेंज करने
करने के जो प्रावधान है उसको और ज़्यादा क्या कर दिया गया, डिफिकल्ट कर दिया गया बेसिकली। 61st अमेंडमेंट किया जाता है 1989 में। 1989 में 61st अमेंडमेंट किया गया, लोअर द वोटिंग एज इन लोकल इलेक्शंस फ्रॉम 21 to 18। देखिए जो 26th वाला किया गया था अमेंडमेंट, उसमें 21 से 18 की गई थी वोटिंग एज को, लेकिन जो 61st वाला है, अगर उसमें लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पे भी 21 से 18 कर दी गई एज को। तो उस टाइम पे लोकल इलेक्शंस में नहीं किया गया था, तो यहाँ पे लोकल इलेक्शंस में क्या कर दिया गया, वोटिंग एज को घटा करके 18 पे लेके आया गया, जैसा कि सारे इलेक्शंस के लिए था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो क्या है, 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट वॉज डन इन 1992। ओके, यहाँ पे दो अमेंडमेंट किए गए थे, 74th एंड 73rd, जो कि कब किए गए थे, 1992 में किए गए थे। तो 73rd है, क्रिएटेड पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से अमेंडमेंट के तहत हमारे देश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया गया था और म्यूनिसिपैलिटीज़ को किया गया था। तो पंचायती राज किया गया था कौन से, 73rd के अनुसार। 74th के अनुसार क्या किया गया था, हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को यहाँ पे किया गया था, इनको लोकल गवर्नेंस एक तरीके से बोलते हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी। देन आता है 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट जो किया गया 2002 में, इसमें क्या किया गया, 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट बना दिया गया किसको, एजुकेशन को। ओके, मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14। 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे रहेंगे उन सभी के लिए जो राइट टू एजुकेशन है दैट इज़ नाउ अ फंडामेंटल राइट। ये बात यहाँ पे की गई थी। अब हम बढ़ेंगे आगे। आगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, फिर आता है 97th अमेंडमेंट, जो कि आएगा आपका 2011 में। ओके, 97th अमेंडमेंट, एक मिनट। ओके, 97th में क्या किया गया, स्टैब्लिश द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जितने भी पिछड़े वर्ग थे, तो पिछड़े वर्ग के लिए एक नेशनल कमीशन की स्थापना की गई थी, किसमें, 97th अमेंडमेंट, जो कि आया था 2011 में। ओके, उसके बाद 101 अमेंडमेंट, 101वां संशोधन, जो कि 2016 में किया गया। इसके तहत क्या किया गया यहाँ पे, इनेबल्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को एक नया टैक्स लागू कर दिया गया, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स था, जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वस्तु एवं सेवा कर। तो इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया 101 में संविधान संशोधन के अनुसार, जो कि 2016 में लाया गया था, और इसको प्रभाव में कब लाया गया था, 1 जुलाई 2017 को लाया गया था। ओके, जीएसटी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था, 101वां संशोधन 2016। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब 103वां संशोधन और 104वां संशोधन एक साथ देख लेते हैं। 103 और 104 जो कि 2019 और 2020 रिस्पेक्टिवली लाए गए थे। 101 में बात की गई है 10% रिजर्वेशन की, किसके लिए, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अमंग जो यूआर कैटेगरी है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए 10% आरक्षण की बात की गई 2019 के 103वें संशोधन में। 104 में 104वां संशोधन 2020 में होता है, प्रोवाइडेड फॉर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो यहाँ पे क्या बात की गई, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी की जो यूनियन टेरिटरी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ की विधानसभा है, उसमें सीट्स को बढ़ा दिया गया, 30 से यहाँ पे कितना कर दिया गया, 33 कर दिया गया। बेसिकली ये बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे की गई थी, ये आपके लिए कुछ खास इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कि आपके लिए आएंगे। 105th अमेंडमेंट आ जाएगा, इसके बाद 104th के बाद क्या आएगा, 105th आएगा, जो कि 2021 में किया गया, प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलसी। आसाम स्टेट में एक एलसी मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ पे क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया। ये सारी की सारी बातें हैं। और यहाँ पे उसके बाद 110वां अमेंडमेंट 2021 में किया जाता है अगेन। ओके, 110वां 2021 में किया गया, तो प्रोवाइडेड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट्स पावर टू प्रिपेयर देयर ओन लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस फॉर द पर्पजेज ऑफ हेमेटिक एक्सेस। उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, यहाँ तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, इतना इंपॉर्टेंट था आपके लिए। यहाँ पे वो सारे के सारे संविधान के संशोधन आपके लिए लेके आया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ और है जो सारे के सारे मैंने यहाँ पे नहीं लिए, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और नीचे जो भी आपके सुझाव रहते हो आप नीचे लिख देंगे, ताकि उनको इम्प्लीमेंट करके हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकें। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा बाय बाय एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।